जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह चूँकि ये झारखंड में जो जेपीएससी है उसके पीटी और मेंस दोनों में पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ जेएसएससी से संबंधित जितनी भी कोई प्रश्न पूछी जाती है उसमें भी पूछी जाएगी। ऊपर से ये न केवल झारखंड से संबंधित बल्कि सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा आज का ये। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज के टॉपिक बिना कहीं समय गंवाएं। तो हम लोग का जो टॉपिक है संथाल विद्रोह। क्या नाम है? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को और किस नाम से अगर जाना जाता है, अगर इस पर भी हम लोग देखें तो इसको और भी नाम है खूल आंदोलन, खूनी विद्रोह या मुक्ति आंदोलन। हूल आंदोलन, खूनी विद्रोह, खूनी विद्रोह और इसको मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुक्ति आंदोलन। तो ये सब इनका नाम है संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह को हम लोग हूल आंदोलन भी कह सकते हैं, मुक्ति आंदोलन भी कह सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसको खूनी विद्रोह भी कह सकते हैं। हालांकि अगर सबसे बड़ा खूनी विद्रोह अगर कहा जाएगा तो हम लोग का तमाड़ विद्रोह को माना जाता है, लेकिन इसको उपनाम के रूप में खूनी विद्रोह, संथाल विद्रोह को भी कहा जाता है। तो अगर इसका जो कालखंड की देखा जाए तो ये जो कालखंड इसका 1855 से लेकर 1856, यूं कहें कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह से जस्ट एक साल पहले की ये घटनाएं घटी है। 1855 से 1856 और हम लोग 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे जो ये संथाल विद्रोह है, इसका जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। नेतृत्वकर्ता बोले तो सिद्धो कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और झानो। तो सब हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग अब इसका थोड़ा स्वरूप को देख लेते हैं कि आखिर जो आंदोलन हुआ है या फिर जो विद्रोह हुआ है। तो ये चूँकि जेपीएससी के पीटी और मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा अगर लंबा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को दोनों वाला एक ही दिन में कंप्लीट करना है। तो इसको अगर हम लोग जब भी कहीं लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे संथाल विद्रोह को, तो सबसे पहले इसका हम लोग कारण को देखेंगे कि जो आखिर संथाल विद्रोह हुआ तो इसके विद्रोह होने के कारण क्या था या क्या रही होगी वो कारण, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब कारण को हम लोग समझ पाएंगे तो जैसे कारण समझ में आएगा तो हम लोग इसके कारण के प्रति हम लोग उद्देश्य भी इसका समझ में आ जाएगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या रहा होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग जब उद्देश्य देखेंगे तो फिर इसका प्रारंभ, यूं कहें इसका प्रसार, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब प्रारंभ होगा, प्रसार होगा, तो इसके साथ साथ कुछ यहाँ दमनकर्ताएं भी होंगे। चूँकि ये अंग्रेज शासक उस टाइम थे, तो शासनकर्ता में दमनकर्ता के नाम पे भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अंततः इसका परिणाम क्या रहा। क्या चर्चा करेंगे फिर? परिणाम। तो इस तरीके से हम लोग संथाल विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसार के साथ साथ इसमें हम लोग स्वरूप को भी देख सकते हैं। स्वरूप, किस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। इनके विभिन्न जो पार्ट है उस पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग का पीटी के साथ साथ मेंस में भी हम लोग को जरूरी है ये संथाल विद्रोह। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो किसी भी विद्रोह अंग्रेज के टाइम जो भी हो ज़्यादातर शोषण करता ही उनका मेन कारण था। शोषण शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उसी के पहलू के या उसी के परिणाम हम लोग विद्रोह हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, अगर इसमें हम लोग कुछ इनका कारण देखें तो क्या क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण वो तो होगा ही, जो शोषण करता रहेगा। ये शोषण तो रहेगा ही, जो अंग्रेजों द्वारा शोषण की जाती है।
साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए संथाल विद्रोह में, एक्चुअली संथाल विद्रोह पहले पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, मतलब बड़ाभूम, मानभूम, ये सब फिर हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन ये अंततः एक ही जगह पे सिकुड़ गया हुआ है, ये क्या नाम उसका, दामिनी कौम है। और इसी में जब सिकुड़ गया सब संथाल जाति वहीं पे आगे, तो उसका नाम फिर दामिनी कौम का नाम होकर संथाल परगना हो जाता है। तो शोषण हुआ हुआ हम लोग देखते हैं। शोषण के बाद अगर इसमें और कुछ कारण अगर हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जमींदारों या जो दिक्कू होगा, जमींदारों या जो दिक्कू हैं उसका शोषण होता है, मतलब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपना पैसा कमाने के लिए शोषण करते हैं लोग। तत्कालिक कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि तत्कालिक कारण क्या रहा होगा। तो तत्कालिक कारण उस टाइम जब भागलपुर से बर्धमान जो ट्रेन चल रही थी, मतलब उसका जो लाइन बिछाया जा रहा था, तो उसी क्रम में ये लोग को बेगारी काम किया जाता था। बेगारी मतलब कुछ पैसा नहीं देते थे, तो इसी के कारण ये तत्कालिक कारण हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो भागलपुर से कहाँ ट्रेन चल रही थी, भागलपुर से वर्धमान, भागलपुर से जो वर्धमान के बीच जो ट्रेन लाइन बिछ रही थी, उसी में जो संथाल लोग थे, संथालों को इसमें क्या किया गया था, संथालों को इसमें मतलब कि बेगारी करना पड़ा था इसमें, और बेगारी काम कराना पड़ा। तो उन लोगों को लगा यार हम लोग को कुछ पैसा वैसा दे नहीं रहे हैं, लोग सिर्फ काम करवा रहे हैं, तो इसी के कारण फिर मतलब विद्रोह हो जाता है। तो जब हम लोग तत्कालिक कारण देखें तो इसमें हम लोग को ये भी देखना जरूरी है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो अगर नेतृत्व करता अगर हम लोग इसी में देखें तो नेतृत्व करते में हम लोग देखते हैं नेतृत्व करता कौन है, क्योंकि अचानक जो लीड कर रहे थे, और उस टाइम मतलब करीब करीब समझा जाता है 50 से 60 हज़ार लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। मतलब इसका कहने का था कि नेतृत्व करता मतलब कूट के बारी हुई होगी उन टाइम के जो नेतृत्व करता थे, तभी तो उतने लोगों को मतलब एक साथ इकट्ठा कर पाए, वरना आज कहाँ लोग आते हैं। आज तो पैसे दारू देने पर भी आज राजनीतिक पॉलिटिक्स में लोग नहीं दिख रहे हैं, सब खरीदा हुआ लोग आते हैं। तो उस टाइम मतलब ये लोग का ये हम मतलब पॉजिटिव पॉइंट था कि इतना भीड़ वो लोग इकट्ठा कर पाए थे। तो सबसे पहले अगर देखें तो सिद्धू की बात करते हैं, सिद्धू, फिर कान्हू, फिर चांद, फिर भैरव। तो ये जो चारों भाई है ये लोग, सिद्धू कान्हू क्या है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चार मतलब भाई है, और चारों भाइयों ने मिलकर इसको नेतृत्व कर लिया था। साथ ही साथ इनके जो बहनें थे, मतलब सगे बहनें जो थी, फूलो और झानो, तो ये दोनों बहन भी इन चार भाई को साथ दे रही थी। तो अगर ये जो नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू चांद भैरव है, तो इसको अगर अपना अगर इसको ये लोग राजा मानते थे, किसको राजा किसको मानते थे, सिद्धू को। राजा के बाद क्या होगा, मंत्री। तो राजा के बाद क्या होगा, मंत्री। मंत्री के बाद कौन उसके कामकाज को करेगा, प्रशासक। और प्रशासक से जब काम नहीं होता तो कौन करेगा, सेनापति। तो कुछ इस टाइप से मतलब ये लोग का भी अपना पोस्ट मतलब बांटा हुआ था, जिसमें सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। तो अभी जो हम लोग देखते हैं जो राजा मंत्री प्रशासक सेनापति, तो इस तरीके से भी एक संगठित रूप से हुआ था उस टाइम। तो ये सब जो मतलब नेतृत्व करते थे ये लोग का जो हो गया। तो इसी क्रम इस आंदोलन को कार्ल मार्क्स ने ये भारत का प्रथम जन क्रांति कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा संथाल विद्रोह के बारे में, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह के बारे में क्या कहा। हम लोग कारण पक्ष देख लिए हैं, अब हम लोग उद्देश्य में जाएंगे। उद्देश्य में जाने से पहले अच्छा कार्ल मार्क्स वगैरह जो भी इनमें कमेंट किए हैं वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा पूरा सिनेरियो समझने के बाद। तो अगर उद्देश्य में देखें तो उद्देश्य में क्या होगा,
चूंकि यहाँ पे शोषण हो रहा था, बेगारी कराई जा रही थी, तो इसको रोकना होगा सबसे पहले। तो ये सब क्रम में जो उद्देश्य होगा इनका, जो इसमें मतलब उद्देश्य रहेगा, तो जो दिक्कुओं ने यहाँ पे परेशान करके रखा था, तो जो परेशान करेंगे उसको हटाना होगा। तो दिक्कुओं को भगाना, किसी भी तरीके से दिक्कुओं को भगाना है जो इन लोग को परेशान करके रखे थे। साथ ही साथ जो मतलब बेगारी कराया जा रहा था उस सब को रोकना था, बेगारी को रोकना था। बेगारी को रोकना होगा क्योंकि ये भी तो एक तत्कालिक कारण में तो यही आ रहा था। दूसरा क्या होगा इसका, विदेशी राज जो मतलब अंग्रेज अधिकारी जो राज कर रहे थे वो सबको हटाकर बोलते हैं अबुआ राज हम लोग बनाएंगे। अबुआ राज का मतलब होता है अपना स्वशासन। तो जो विदेशी राज है, विदेशी राज को खत्म करना। तो हम लोग उद्देश्य वाला पॉइंट भी हम लोग देख ले। उद्देश्य क्या होगा इस युद्ध का, मतलब इस जो विद्रोह हुआ था उसका उद्देश्य क्या रहेगा, दिक्कुओं को भगाना। बेगारी जो की जा रही थी, मतलब जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था उसको रोकना है। साथ ही साथ जो यहाँ पे अंग्रेज शासकों द्वारा जो काम किया जा रहा था उसको भी रोकना था। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य भी हम लोग देख लिए। अब इसमें देखेंगे प्रारंभ कैसे हुआ या फिर प्रासार कैसे हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का 2 पॉइंट अब तक हो गया। तीसरा पॉइंट अभी जो हम लोग आएंगे प्रारंभ और प्रसार में। तो एक्चुअली जब एक ही जगह पे इतना लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें कारण होगा, उसको फैलाने वाले होंगे, उसको एक दूसरे से मतलब एक दूसरे जगह से पहुंचाना, ये सब के लिए ठीक ठाक काम हुआ होगा तभी इतना जल्दी। मतलब अभी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कैसे मतलब बोला जाता है कि आज अमुक जगह मीटिंग है, आप सभी लोग आ जाइए, तो आ जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो प्रारंभ हुआ था यहाँ पे भी उस टाइप से हुआ होगा उस टाइम, तभी तो इतने लोग आएंगे। तो वही चीज़ को हम लोग एक बार देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग जो प्रारंभ या प्रसार देखेंगे उसमें जो दारग, इसमें मतलब यहाँ पे जो विद्रोह हो रहा था तो उसी टाइम एक आदमी था, उसको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा और उसको कहाँ जेल ले गया, कहाँ ले गए उसको, जेल ले गया। और उस व्यक्ति का नाम है हम लोग का विजय माझी। क्या नाम है, विजय माझी। विजय माझी एक व्यक्ति है जो आंदोलन में शामिल हुए थे और इसको ये लोग जेल ले गए थे। कहाँ ले गए, जेल ले गए। जेल में इनकी मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है जेल में मृत्यु हो जाती तो कुछ ना कुछ क्या हो गया, इसे जेल ले जाने से मृत्यु नहीं होती है। तो अब संथाल लोगों को पता चल गया कि वहाँ ले जाकर इनको पूरे मारे होंगे और उस तरीके से उनकी मौत हो गई होगी। अब चूंकि संथाल लोग ऐसे भी उस टाइम पूरा सब इकट्ठा हुए आए थे तो उतना में तो अब लगा कि सच में ऐसा हुआ होगा, तो वो लोग फिर धावा बोल देते हैं। और उस टाइम जो दारोगा 2 आदमी थे, दारोगा जो 2 थे वो दारोगा को मार दिया जाता है। वो दारोगा कौन कौन थे उसको अगर हम लोग देखें तो एक था हम लोग का महेशलाल दत्त। कौन थे, महेशलाल दत्त। महेशलाल दत्ता एक जो था दारोगा, और एक हम लोग का दारोगा देखने को मिलता है। दूसरा जो दारोगा हम लोग देखेंगे उसका नाम है हम लोग का, एक मिनट, प्रताप नारायण। क्या नाम था, प्रताप नारायण। तो इस टाइप से जो 2 दारोगा थे, दोनों दारोगा को क्या कर दिया गया, मतलब भीड़ के द्वारा या फिर बोले तो जो विद्रोही के द्वारा दोनों को मार दिया जाता है। किस किस को, महेशलाल दत्ता और प्रताप नारायण को। तो हम लोग जो अब तक देखते आ रहे हैं कि जो हम लोग विद्रोह जो नेतृत्व कर रहे थे वो सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। कौन कौन थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। लेकिन इसके अलावा भी तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग होंगे जो इसको नेतृत्व कर रहे थे, तो उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें जो हजारीबाग वाला क्षेत्र में अगर देखा जाए
तो हजारीबाग वाले क्षेत्र में अर्जुन मांझी, लुबोई मांझी ये सब आदमी थे, जबकि बीरभूम क्षेत्र में जो हम लोग का था गोरा मांझी। तो जो नेतृत्व करता में मतलब जो जो क्षेत्र में है, जैसे अगर हजारीबाग क्षेत्र का जो विद्रोहियों का जो नेतृत्व कर रहे थे उसको हम लोग अभी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। वो है हम लोग का अर्जुन मांझी, अर्जुन मांझी है। उनके बाद लुबोई मांझी, लुबोई मांझी के बाद और कौन है इसमें, भैरव मांझी। तो ये सब हजारीबाग से नेतृत्व कर रहे थे, हजारीबाग के विरोध को संचालन कर रहे थे। कौन कौन, अर्जुन मांझी, लुबाई और भैरव मांझी। साथ में साथ अगर बीरभूम की बात किया जाए तो बीरभूम क्षेत्र में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था गोरा मांझी। क्या नाम था, गोरा मांझी। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हजारीबाग से संथाल विद्रोह को नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस टाइम ऑप्शन देगा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अर्जुन मांझी, भैरव मांझी या गोरा मांझी। तो हम लोग को सिद्धू कान्हू नहीं मानना है। भले संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू कान्हू लोग, लेकिन हजारीबाग जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को मानना है अर्जुन मुंजा, लुबाई, अर्जुन मांझी, लुबाई और भैरव मांझी, हम लोग इसको मानेंगे। वही अगर बीरभूम से पूछेगा तो किसको मानना है, गोरा मांझी को। इसमें हम लोग को आंसर टिक करना है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। जब विद्रोह इतना सारा हो रहा था तो इसी कारण मतलब जब विद्रोह इतना सब हो रहा था, लोग आ रहे थे, अंग्रेज आ रहे थे, अंग्रेज को फिर भागना पड़ रहा था उतना भीड़ में विद्रोह में। तो इसी विद्रोह से बचने के लिए जो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, मतलब ये लोग अंग्रेजों को मतलब विद्रोहियों से बचने के लिए विद्रोहियों से बचने के लिए, एक मिनट, तो हम लोग देख रहे थे कि जो विद्रोहियों को बचने के लिए, विद्रोहियों से बचने के लिए, तो जो विद्रोही हैं इससे बचने के लिए, एक्चुअली विद्रोह से बचने के लिए मतलब इसका मतलब है कि वो लोग आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। तो आक्रमण कब हुआ था, अगर उसको देखा जाए कि वो लोग कब आ रहे थे, तो जब वो लोग मतलब आ रहे थे, हम लोग को 7 जुलाई 1855 जो सेना लोग आ रहे थे, जो ब्रिटिश सेना थे, वो लोग जब आ रहे थे तो उस टाइम वो लोग बचने के लिए मतलब जैसे विद्रोह मतलब जैसे वो लोग आ रहे थे 7 जुलाई, उसको देख लेते हैं, 7 जुलाई 1855 को, मतलब 1855 को अंग्रेज के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो लोग आ रहे थे मेजर बारो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मेजर बारो के नेतृत्व में आंदोलन को मतलब दमन करने के लिए आते हैं ये लोग। और जैसे ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में संथाल प्रजाति है, हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो उससे पुलिस लोग क्या हुआ, डर गए कि आखिर इतने लोगों को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है उतना जो लोग होंगे उसको बंदूक चाहे कितना ही अत्याधुनिक क्यों ना हो, अगर जब लोग अपने आप में मरने के लिए आ जाएंगे तो मतलब बंदूक भी फेल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि पुलिस को अब लगा यार ये लोग तो एकदम मरने मारने में उतारू है, अब इसको कैसे कंट्रोल करे। तो इसी क्रम में पुलिस लोग अपने बचने के लिए एक टावर बनाते हैं कि वहाँ जाकर ऊपर में, जैसे ये मान के चलिए पूरा ये सब आदमी है, ऊपर में एक टावर बना दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लोग रहेंगे, पुलिस रहेंगे, तो यहाँ सुरक्षित है और ज़रूरत पड़े तो यहाँ से फायरिंग भी कर देंगे। कुछ इस इरादे से पाकुर में ये लोग एक टावर बनाते हैं। कहाँ पे, पाकुर में। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जो संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा जो विद्रोहियों से बचने के लिए कहाँ पे टावर बनाया गया था, तो पाकुर में बनाया गया था। और टावर का अगर नाम देखा जाए तो टावर का नाम क्या है, मार्टिलो टावर।
मार्टिला टावर है, मार्टिला टावर है। ये टावर का नाम है मार्टिला टावर है। ये कहाँ पे है? पाकुर में। और ये किस लिए बनाया गया था? अंग्रेज जो पुलिस थे वो लोग बचने के लिए अपने आप से, मतलब अपने जो विद्रोहियों से। अच्छा, इसमें हम लोग ये चीज़ दिखाने भूल गए थे, जो महेशलाल दत्ता जो दारोगा थे जो मर गए थे विद्रोही के टाइम, वो दिघी थाना से थे। कहाँ से? दिघी थाना से। और प्रताप नारायण जो थे ये थे कड़हरिया थाना से, ये दोनों थे दारोगा। तो अब हम लोग ये सब देख लिए हैं। अब हम लोग इनके बारे में मतलब प्रारंभ और प्रसार हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग दमनकर्ता के बारे में देखेंगे। तो इतना सारा हम लोग देख लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से है वो इम्पोर्टेंट जो भी है हम लोग समझने का प्रयास किए। आगे इसको बार बार हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो इसको हम लोग फिर मतलब आसानी से हम लोग रख पाएंगे। और चूंकि ये जेपीएससी के मेंस में भी है, तो अगर आप लोग के ये ज़रूरी है कि अगर आप मेंस लिखना है तो इसको लिख कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद या समझ रख पाइएगा आप लोग। तो प्रारंभ और प्रसार वाला हम लोग हो चुका है, ये वाला पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट बचा है? दमनकर्ता और परिणाम। तो दमनकर्ता में अगर देखा जाए तो दमनकर्ता में हम लोग को ये देखना है कि किसको कहाँ से पकड़ा गया है या फिर कहाँ किनको फांसी दी गई है, और उस टाइम अंग्रेज पदाधिकारी कौन थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दमनकर्ता वाले पॉइंट में। तो इसमें अच्छा, जब प्रसार वगैरह होगा तो हम लोग इसमें कुछ जो प्रसार हुआ था उसमें 1-2 पॉइंट हम लोग छूट गया था। जैसे प्रसार होगा तो उसमें कुछ तो नारा होगा ना, कुछ तो नारा होगा। जैसे हम लोग जो नारा देते हैं किसी भी के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं, जैसे जीतते हैं तो अभी हम लोग नारा लगाते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ का जो नारा था, अपना देश अपना राज एक था, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज एक नारा था। अपना देश अपना राज कौन से विद्रोह का नारा है? संथाल विद्रोह का। आगे अगर इसमें और भी नारा देखा जाए तो इसमें और है जमींदार महाजन पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश। जमींदार पुलिस एवं, अच्छा जमींदार पुलिस एवं महाजन भी कर देते हैं, महाजन एवं सरकारी क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों का नाश। तो ये चीज़ होगा सरकारी कर्मचारियों का नाश। तो ये हम लोग का दूसरा नारा है। और एक नारा था यहाँ पे, किसी बुक में करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो है, तो किसी बुक में है इसमें मरो या मारो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। तो किसी बुक में करो या मरो है और किसी बुक में मरो या मारो, मरो या मारो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। किसी बुक में मरो या मारो की जगह करो या मरो भी लिखा रहता है, करो या मरो। तो ऑप्शन के अनुरूप हम लोग देखेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो ये जो तीन जो इम्पोर्टेंट नारा है संथाल विद्रोह के बारे में, ये हम लोग को देखना था। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न नारा कौन से विद्रोह में दी गई है, तो उस टाइम हम लोग को सही मिलान करना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं जब दमनकर्ता के बारे में। हम लोग सब इधर एक से एक करके चलते गए, 1-2 मतलब जो भी शुरुआती पॉइंट हम लोग लिखे थे उसको एक एक करके हम लोग समझे। अब पहुंचे हम लोग दमनकर्ता। जो विद्रोह इतना हो रहा था अब इसको दमन भी तो करना पड़ेगा। दमन करते में हम लोग देखेंगे, दमन करने में कौन आएगा? जाहिर सी बात है अंग्रेज के पदाधिकारी लोग इसमें आएंगे। तो इसमें जो मेन जो है ये दमनकर्ता में अगर देखा जाए तो कैप्टन अलेक्जेंडर है। कैप्टन कौन है? अलेक्जेंडर कैप्टन अलेक्जेंडर है। कैप्टन अलेक्जेंडर हुआ, उसके साथ ही इसमें लेफ्टिनेंट
थॉमसन, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, और उसके बाद अगर हम लोग देखें जनरल लायड, जनरल लायड के बाद अगर और देखें तो लेफ्टिनेंट रेड। तो लेफ्टिनेंट थॉमसन एक है और एक लेफ्टिनेंट क्या है, रेड। तो ये जो 4 या 5 जो है इसको हम लोग को याद रखना है। ये सब कौन है, ये सब दमनकर्ता में आता है। कौन कौन, अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर है, थॉमसन है, जे लायड है, और इसमें ये जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रेड। तो इस तरीके से जो दमन करते, इस विद्रोह को जो दमन कर रहे थे, जो संथाल विद्रोह हुआ तो उसको दमन करने में इन लोगों का योगदान रहा है। तो ये भी हम लोग देख लिए। आगे अगर इसी में हम लोग ये देखेंगे कि किनको कहाँ फांसी दी गई है या किनको कहाँ पकड़ा गया है। तो सिद्धू को फांसी दी जाती है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू की फांसी होती है। किसकी, सिद्धू की फांसी होती है कब, 5 दिसंबर 1855 को। उसके बाद चांद और भैरव, ये एक हो गया, चांद और भैरव को हत्या कर दिया जाता है लोग को, मतलब गोली मार दी जाती है लोग को। गोली मारकर किन किन की हत्या कर दी जाती है, चांद और भैरव की। और कहाँ पे, ये बढ़ेत पे। अच्छा, बढ़ेत से हम लोग और एक चीज में भूल गए कि जो संथाली जो विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे था। मुख्य केंद्र की बात किया जाए, संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ पे था, तो इसका होगा बढ़ेत। बढ़ेत, और किसी में अगर बढ़ेत रहेगा तो बराहित, तो इसको जिस बुक में जैसे लिखा होता है उसको देख लेना है। तो बढ़ेत या बढ़ायत, तो इसका जो संथाल विद्रोह का जो मुख्य केंद्र कहाँ पे था, बढ़ेत या बढ़ायत। तो ये एक दो पॉइंट मतलब क्या होता है ना कि मतलब उतना ये मतलब कभी कभी मिस हो जाता है कोई 1-2 पॉइंट। तो जैसे उसमें हम लोग बताएं तो इसको भी यहाँ लिख देना। ये कहाँ पे लिखना होगा, ये प्रसार वाले पॉइंट में लिखना है इसको, मुख्य केंद्र वाला। तो हम लोग सिद्धू को फांसी दे दिए इन्होंने, अंग्रेजों ने। अब चांद भैरव को भी हत्या कर दी। बचा कौन अभी, सिद्धू हो गया, चांद हो गया, भैरव। अब बचे कान्हू। तो कान्हू को भी फांसी दी जाती है। और कहाँ फांसी दी जाती है उस पर हम लोग देखते हैं। जो फांसी इनको दी जाती है कान्हू को, वो दी जाती है भागिनडी। फांसी क्यों दी जाती है इसको पता है ना। जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो लोग को फांसी इस टाइप से मतलब दर्दनात्मक मौत देती है ताकि बाकी लोग डर जाए, उस टाइप से नेतृत्व करने के लिए डर जाए। इसलिए इस टाइप से जो मेन हेड जो रहते हैं वो लोग को फांसी दी जाती है। और कोशिश की जाती है पब्लिकली फांसी दी जाए या कुछ विचित्र तरीके से दिया जाए जो मतलब आज तक कोई देखा नहीं होगा। तो इसलिए सब जो लीडर होता है वो लोग को फांसी दी जाती थी। और इनको कब, ये फरवरी में हुआ था। इनकी फांसी कब हुई थी, जो हम लोग का कान्हू भाई साहब है, इनकी जो फांसी हुई थी फरवरी में हुई थी, फेब 1856 को। मतलब सबसे लास्ट में इसी को फांसी दी गई थी भागिनडी में। किसको, कान्हू को। तो इतना हम लोग देख लिए अब तक। अब हम लोग का जो परिणाम होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या आता है उस पर भी हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो इतना सारा हम लोग पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट हम लोग उनके कारण को देखे, मतलब संथाल विद्रोह का कारण क्या था, उसमें हम लोग तत्कालिक कारण पर भी चर्चा किए। उसके बाद हम लोग जब कारण देखे तो उसमें उद्देश्य के बारे में चर्चा किए। फिर उद्देश्य के बाद हम लोग प्रचार प्रसार के बारे में देखे थे। और स्वरूप वाला उतना चर्चा इसलिए नहीं किए क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हालांकि स्वरूप में यही होगा कि ये मतलब क्या बोलेंगे, एक सुव्यवस्थित तरीके से था। एक मतलब अंग्रेज और ब्रिटेन बराबरी की लड़ाई नहीं था। अंग्रेज लोग अत्याधुनिक हथियारों से संलग्न थे, जबकि ये लोग के पास तीर धनुषी था। तो इस टाइप से उसमें स्वरूप में आ जाएगा, तो उसको उतना देखना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो हम लोग अभी चलते हैं परिणाम में। कहाँ जाएंगे, परिणाम में।
तो दमनकर्ता भी हम लोग देख लिए। परिणाम में क्या होगा कि चूंकि इतना बड़ा विद्रोह होगा तो जाहिर सी बात है जो अंग्रेज अधिकारी है वो लोग भी डर जाएंगे। डरेंगे कि नहीं डरेंगे? जाहिर सी बात है डर लगेगा। मौत किसको डर नहीं लगता? मत किसको डर नहीं लगता? तो वही जो मौत होता है, और उस टाइम मौत तो सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ने ही ये लोग को नहीं दिया, ये लोग भी तो मारे हैं ना। तो इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो लोग को भी डर गया था कि वो लोग भी, इसलिए थोड़ा जो शुरुआती टाइम में मतलब कुछ समय जो लूटपाट ये क्या हो गया था, कम हो गया था। मतलब भ्रष्ट आचरण जो था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा या फिर जो जमींदारों के द्वारा जो हो रहा था, तो कुछ टाइम के लिए वो लूटपाट बंद हो गया था, क्योंकि वो लोग को भी डर था कि संथाल विद्रोह, ये लोग अभी हजारों अंग्रेज अधिकारियों, हजारों अंग्रेज पुलिस सेनाओं को मारे हैं। तो इसलिए ये लोग भी कुछ टाइम के लिए, ये लोग जो प्रशासन जो अधिकारी थे ये लोग भी डर गए थे। दूसरा अगर देखा जाए तो पहले जो संथाल विद्रोह पूरा क्षेत्र था उसको अब घटा दिया गया। मतलब इसका जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, संथाल परगना क्षेत्र को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया है। तो जो संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है, अच्छा उसके पहले एक बार हम लोग देखते हैं इसको। जो सबसे पहले मतलब ये क्या गया था, ये क्षेत्रों को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया, नॉन रेगुलेटिंग, निषेध क्षेत्र मतलब नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अभी बाहरी लोग नहीं आएंगे, इस क्षेत्र में बाहरी लोग नहीं आएंगे। इसका मतलब यही हुआ है। हालांकि इसमें जो ईसाई मशीनरी थे वो लोग का आना मतलब अलाउड था, केवल ईसाई मिशनरियों की अनुमति थी। मतलब ये लोग आते थे, ये लोग का आने के अलाउड था, बाकी और कोई इसमें नहीं आते थे। निषेध क्षेत्र का मतलब होता है इस टाइम एक एक्ट लाया जाता है और उस एक्ट का नाम है एलिस एक्ट। क्या नाम है? एलिस एक्ट। एलिस एक्ट लाया जाता है और ये लाया जाता है हम लोग का 1855 एक्ट लाया जाता है। और इसके तहत जो धारा मतलब 37 है, कितना? 37 के तहत जो दामिन एक को क्षेत्र था उसको संथाल परगना के रूप में जाना गया। दामिन एक को क्षेत्र था ना, दामिन एक का क्षेत्र था ना, उसको क्या कर दिया गया? संथाल परगना के रूप में इसको मतलब कहा गया। दामिन एक को जो क्षेत्र था उसको हम लोग संथाल परगना के बारे में कहा गया। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि जो दामिन एक को के चलते महेशपुर की वो रानी का नाम क्या था जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था? तो महेशपुर के रानी का नाम उसमें कमेंट में बताना है आप लोग को, ठीक। तो जो दामिन एक को है उसको संथाल परगना क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया एलिस एक्ट के तहत। अब हम लोग और देखते हैं इसमें एक्ट ये जो है एक्ट 1855 के तहत जो संथाल परगना जो उस टाइम बोल रहे थे, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्रों को बोला जा रहा था, तो संथाल परगना जो बहुत बड़ा क्षेत्र था उसको क्षेत्रफल मतलब सीमाओं में कम कर दिया गया, क्षेत्रफल में कमी कर दी गई। किसकी? संथाल परगना क्षेत्र की। और उसको एक छोटे जगह में परिवर्तित कर दिया गया। और जो नए क्षेत्र इसके तहत बनता है, ये हो गया ना ये सब ऊपर वाला, तो इसको मिटा देते हैं। तो जब मतलब नए क्षेत्र बनाई गई है तो जो संथाल परगना मतलब दामिन को से उसको संथाल परगना बनाया जाता है 1855 के एक्ट धारा 37 के तहत। तो इसी में जो नए जो बनाया जाता है संथाल परगना की नई सीमाएं जो बनाई जाती है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्र को मिलाकर इसकी सीमाएं बनाई जाती है। तो दुमका, अच्छा इसका निर्धारित की जाती है, उसमें से दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल। दुमका, देवघर और कहाँ है? गोड्डा, राजमहल, गोड्डा, राजमहल।
तो ये चारों को क्या कर दिया गया, ये चारों जो क्षेत्र हैं उसको उप जिला घोषित कर दिया गया। 4 उप जिला। 4 उप जिला कौन कौन सा बना, दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल। इसके तहत जो संथाल परगना की क्या है, सीमाओं में कमी कर दी गई, मतलब इसका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को कम कर दिया गया संथाल परगना के तहत। और इस तरह से इसको जो कमिश्नर एक जो बनाया गया, नई कमिश्नर का नाम क्या है, इसको चूंकि एक अलग तरीके से, मतलब जो विद्रोह है, विद्रोह होने के बाद जाहिर सी बात है मतलब वहाँ पे प्रशासनिक सुधार होती है, तो उसी टाइम यहाँ पे जो कमिश्नर बनते हैं, नए कमिश्नर जो बनते हैं उसका नाम है एशली एडेन कौन है, नए संथाल परगना के नए क्या कमिश्नर है। तो ये सब हम लोग देख लिए। उसके बाद एक पुलिस कानून बनता है, नया पुलिस कानून। ये सब हम लोग परिणाम में देख रहे हैं, ठीक ना। नया पुलिस कानून कौन सा होता है, यूल रूल। क्या नाम है उसका, यूल रूल किसको बोलते हैं हम लोग, नया पुलिस कानून जो बनता है उसको यूल रूल कहा जाता है। 1856 के तहत यूल रूल कब आता है, 1856। और ये क्या है, पुलिस कानून है, और ये कहाँ पे, संथाल परगना क्षेत्र में। तो इस तरीके से हम लोग लगभग सभी पॉइंट को हम लोग लिखने या समझने का प्रयास किए। यहाँ पे एक जो बद्धुआ, अच्छा अब हम लोग ये देखना है कि बाकी जो इनको कमेंट कर दिया गया है कि कोई इनको प्रथम जनक्रांति कहा, तो कोई इनको संथाल मुठभेड़ कहा, तो उनके बारे में भी थोड़ा 2 पॉइंट हम लोग देख लेते। जब इतने सारे पॉइंट हम लोग देख लिए तो इनके बारे में जो मतलब परसेप्शन है, जो देश दुनिया में जो लोगों का जो परसेप्शन है उसको भी एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने इसको जो संथाल विद्रोह, इसको भारत का प्रथम जनक्रांति कहा। इन्होंने क्या कहा, भारत का प्रथम जनक्रांति। संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा। किन्होंने कहा ये भारत का प्रथम जनक्रांति है, कार्ल मार्क्स ने। फिर LSSO है, एक मिनट, LSSO, हाँ, LSSO मूले, LSSO मूले ने इसको बोला कि ये संथाल मुठभेड़ है। क्या है, संथाल मुठभेड़ है। कौन बोला, ये LSS मूले। तो इस तरीके से हम लोग संथाल परगना के क्षेत्र में हम लोग जो भी है उसको हम लोग चर्चा के पढ़े। साथ ही साथ संथालों में जो बंधुआ मजदूरी है उसको कामिया कहा गया। संथालों में जो मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूरी जो करते थे उसको क्या कहा गया, कामिया। उसको कामिया कहा जाता था। किसमें, संथालों में जो बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे उसको कामिया कहा जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग, थोड़ा वीडियो हो सके लंबा चला, क्योंकि संथाल विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह में से एक माना जाता है प्रारंभिक चरण में। साथ ही साथ इसका सिलेबस हम लोग को जेपीएससी के मेंस में भी है, तो जेपीएससी के मेंस के लिए भी हम लोग को इससे बाहर पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसी में हम लोग का हो जाएगा। और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी जैसे सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग इसका जेपीएससी के लिए, मेंस के लिए भी हम लोग उसमें आंसर राइटिंग पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ ही दिन में शुरू कर देंगे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि इस मतलब परीक्षा के चरण में, प्रत्येक चरण में हम लोग आपके साथ रह सके और आपके मतलब जितना हो सके हम लोग संभव
प्रयास करेंगे आपके सहयोग करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।